नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि अपने आप में एक जीव की तरह हो सकती है। उसकी भी अपनी एक कहानी होती है, एक जीवन कहानी, जिसका हर पन्ना कुछ खास नियमों के हिसाब से लिखा जाता है। चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या एक कंपनी जो असल में तो बस कागज पर बनी एक कानूनी इकाई है, सच में जी सकती है? क्या वो बदल सकती है? और यहाँ तक कि क्या वो मर भी सकती है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरी यात्रा को एक नाम दिया गया है, कॉर्पोरेट जीवन चक्र। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि कानून एक कंपनी के जन्म से लेकर उसके अंत तक हर कदम पर उसे कैसे रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस जीवन चक्र के सबसे पहले और शायद सबसे रोमांचक पड़ाव में चलते हैं। ये वो दौर है जब एक कंपनी बड़ी होती है, मजबूत बनती है और अपना आकार बदलती है। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि कंपनी की वित्तीय सेहत थोड़ी बिगड़ जाती है। ऐसे में वो पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन का सहारा ले सकती है। इसे एक तरह की फाइनेंशियल सर्जरी ही समझिए, जिसका मकसद कंपनी को खत्म किए बिना उसे फिर से स्वस्थ बनाना है। और ये सर्जरी भी देखिए दो तरह की होती है। एक है आंतरिक पुनर्निर्माण, जो एक फाइनेंशियल डाइट की तरह है। मतलब कंपनी अपनी ही आदतों को बदलकर यानी अपनी कैपिटल को एडजस्ट करके सेहतमंद हो जाती है। दूसरी तरफ है बाह्य पुनर्निर्माण, जो एक पूरे ट्रांसप्लांट जैसा है। इसमें एक बिल्कुल नई कंपनी बनाई जाती है जो पुरानी कंपनी का बिजनेस संभालती है और पुरानी कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। बड़े होने का एक और दिलचस्प तरीका है एकीकरण या एमैल्गमेशन। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक कॉर्पोरेट विवाह की तरह देखा जाए, जहां दो अलग-अलग कंपनियां एक साथ आने का फैसला करती हैं। लेकिन हर कॉर्पोरेट विवाह एक जैसा नहीं होता। विलय या मर्जर में एक कंपनी दूसरी को अपने अंदर समा लेती है। जैसे कंपनी बी का वजूद कंपनी ए में मिल गया। वहीं दूसरी ओर समेकन या कंसोलिडेशन में दोनों ही कंपनियां अपना अपना अस्तित्व खो देती हैं और उनकी जगह एक बिल्कुल नई कंपनी, मान लीजिए कंपनी सी का जन्म होता है। तो ये कॉर्पोरेट विवाह कानूनी तौर पर होता कैसे है? भाई, इसके लिए कंपनीज एक्ट में एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले एक योजना यानी स्कीम बनती है, फिर उसे बोर्ड की मंजूरी मिलती है और फिर मामला जाता है एनसीएलटी यानी कॉर्पोरेट कोर्ट के पास। लेकिन सबसे अहम कदम होता है शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स यानी लेनदारों की मंजूरी लेना। और जब वो मिल जाती है, तब जाकर एनसीएलटी इस विवाह पर अपनी अंतिम मुहर लगाता है। तो कंपनियां बड़ी होती हैं, कॉर्पोरेट विवाह भी होते हैं। लेकिन हर कहानी में सिर्फ चढ़ाव ही तो नहीं होते, उतार भी आते हैं। तो अब बात करते हैं उस मुश्किल दौर की, जब कोई कंपनी मुश्किल में पड़ जाती है और अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ने लगती है। जब कोई कंपनी अपने कर्ज चुकाने की हालत में नहीं रहती, तो वो एक खास कानून आईबीसी 2016 के दायरे में आ जाती है। इसे कंपनियों के लिए एक फाइनेंशियल इमरजेंसी रूम की तरह समझ सकते हैं, जहां उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। तो ये कब तय होता है कि अब कंपनी को बचाया नहीं जा सकता और उसे समाप्त करना ही होगा? आईबीसी इसके लिए कुछ साफ वजह बताता है, जैसे कि अगर तय समय के अंदर कोई रिवाइवल प्लान पास न हो पाए या फिर लेनदार खुद ही कंपनी को खत्म करने का फैसला कर लें। जब एक कंपनी खत्म होती है, तो उसके पास जो भी एसेट्स बचे होते हैं, उनका बंटवारा कैसे होता है? इसका जवाब है धारा 53 का वाटरफॉल मैकेनिज्म। ये कंपनी की आखिरी वसीयत की तरह है, जिसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि पैसा किस क्रम में किसे मिलेगा। सबसे पहले प्रक्रिया का खर्च, फिर कामगारों का और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा, और इस क्रम में सबसे आखिर में नंबर आता है शेयर होल्डर्स का, वो भी तब जब कुछ बचा हो। एक कंपनी के जीवन में सिर्फ विकास और पतन की कहानियां नहीं होती, उसकी एक अंतरात्मा भी होती है। मतलब उसके कुछ नैतिक और कानूनी दायित्व भी होते हैं जिन्हें उसे निभाना पड़ता है। इन्हीं में से एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR। ये सिर्फ दान पुण्य या अच्छा काम करना नहीं है, बल्कि कानून द्वारा तय की गई एक जिम्मेदारी है कि बड़ी कंपनियां समाज की भलाई में भी अपना योगदान दें। तो ये जिम्मेदारी किन कंपनियों पर लागू होती है? कानून में इसकी 3 शर्तें हैं। अगर कोई कंपनी इनमें से किसी एक को भी पूरा करती है, तो उसके लिए CSR अनिवार्य हो जाता है। पहली शर्त है 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का नेट वर्थ होना। या फिर
दूसरी शर्त है 1000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का टर्नओवर होना। और तीसरी और आखिरी शर्त है किसी भी वित्तीय साल में 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमाना। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई कंपनी इन तीनों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे अपने पिछले 3 सालों के औसत मुनाफे का कम से कम 2% समाज कल्याण के कामों पर खर्च करना ही होगा। ये एक कानूनी बाध्यता है। ये एक बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प सवाल है ना? एक कंपनी जिसका कोई शरीर नहीं, कोई दिमाग नहीं, क्या वो अपराध कर सकती है? और अगर जवाब हाँ है, तो क्या उसे सजा भी दी जा सकती है? इस सवाल पर कानूनी सोच वक्त के साथ काफी बदली है। पहले ये माना जाता था कि भाई कंपनी का कोई मन तो होता नहीं तो वो आपराधिक इरादा कैसे रख सकती है। लेकिन अब ऑल्टर ईगो का सिद्धांत लागू होता है, जिसके मुताबिक कंपनी के जो टॉप के अधिकारी हैं उनके दिमाग को ही कंपनी का दिमाग माना जाता है, और इसीलिए अब कंपनी पर भी आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, विलय से लेकर दिवालियापन तक, इनकी देखरेख कौन करता है? आखिर कंपनी के जीवन के हर मोड़ पर अंतिम फैसला कौन सुनाता है? तो मिलिए कॉर्पोरेट जगत की मुख्य अदालत से। ये है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT। कंपनी से जुड़े लगभग सभी बड़े मामलों की सुनवाई यहीं होती है। ये कंपनी के जीवन के हर चरण में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है। और अगर NCLT के फैसले से कोई सहमत न हो तो तब मामला जाता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल या NCLAT के पास। ये अपील सुनने वाली पहली और सबसे बड़ी अदालत है, और इसके बाद जो आखिरी अपील होती है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। तो हम घूम फिर कर वापस अपने शुरुआती सवाल पर ही आ जाते हैं। हमने देखा कि एक कंपनी का जन्म होता है, वो बड़ी होती है, बीमार पड़ती है और मर भी जाती है। तो अंत में ये सोचने वाला सवाल है कि अगर एक कंपनी एक व्यक्ति की तरह जी और मर सकती है, तो क्या उसके अधिकार और उसकी जिम्मेदारियां भी एक व्यक्ति के बराबर ही होनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।